गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। माई सेल्फ किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। तो आज हम ईएमआई की सेकंड लेक्चर में पहुंच चुके हैं और पहले लेक्चर में अपन ने बात सिंपल से करी थी। ईएमआई क्या होता है, उसका कारण क्या है और उसके नियम क्या है, और कुछ इंड्यूस जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रेरित ईएमएफ था, प्रेरित धारा थी, प्रेरित आवेश था, वो अपन ने फॉर्मुलाइज किए थे। और उसके बाद हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करने थे। तो शायद अपन ने एग्जाम्पल तो वहां नहीं करे थे, तो कुछ एग्जाम्पल्स अपन यहां पर पहले देखते हैं। देखो, तो अपने मॉड्यूल के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको भी आप सॉल्व कर लें जो थ्योरी के साथ दे रखे हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल अपन यहां पर और ले लेते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आप देखें। पहला क्वेश्चन है कि 100 फेरों वाली एक कुंडली में 100 फेरों वाली एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.2 वेबर रह जाता है। क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। पुनः बोल रहा हूं कि 100 फेरों वाली एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर के 0.2 वेबर रह जाता है। यहां एक तो इस स्टेटमेंट में देखो मैंने क्या लिखा है, समझना बहुत अच्छे से। इसमें यह लिखा होता ना कि 100 फेरे हैं, वह प्रति फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर के 0.2 रहता है। एक तो स्टेटमेंट ये बनता, और एक इसमें ये लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि 100 फेरों वाली एक कुंडली से संबद्ध, मतलब उस कुंडली का कुल फ्लक्स दे रखा है। यहां पे 100 का कोई मतलब ही नहीं है, उस काम में लेना ही नहीं है। यानी फेरों की संख्या में लेनी कब है और कब नहीं है, उसको ढंग से इस एग्जाम्पल में समझ लें, क्योंकि गलती यहां पर इसी से पूरे इस टॉपिक में शुरू से लेकर एंड तक ये गलती होगी, तो उससे पहले बचना। इसलिए मैंने ओनली इसी एग्जाम्पल को इसमें सेलेक्ट किया है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन था हमारा कि 100 फेरों वाली कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर के 0.2 रह जाता है। तो क्वेश्चन आप नोट कर लिया, और इसमें हमको फाइंड करना क्या है, पहले आपको निकालना है इसमें प्रेरित ईएमएफ। तो देखो यहां पर समय का परिवर्तन दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है, तो ई हम यहां पर निकाल पाएंगे औसत, और वो होता है क्या, माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या माइनस ये आपका मैंने कहा था फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन ये टाइम डिफरेंस दे रखा है, तो इसको डेल्टा टी ही आप रख सकते हो। माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैंने कहा था ये हो जाएगा आपका फाई 1 माइनस का फाई 2 अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो फाई 1 कितना था भाई, 0.6, फाई 2 कितना था 0.2, और इसमें समय कितना लगा है 0.1 सेकेंड। यहां मैंने इसको फेरों की संख्या से गुणा नहीं किया है, पर यह दिया होता कि प्रति फेरे का फ्लक्स, तो हमको यहां कुल फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो कुल फ्लक्स के लिए आपको फेरों की संख्या से गुणा करना ही होगा। ओके, तो ये आप ध्यान कर लें भाई। अब यहां 0.6 में से 0.2 घटाओ तो 0.4 अपॉन 0.1, तो 0.4 अपॉन कितना 0.1, और इसको भाग देने पे हमारे पास 0.7 हटा दो तो 4 वोल्ट, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। दूसरा देखो, अब ये कह रहा है इसमें हमको कि कोयल का प्रतिरोध 2 ओम हो। क्वेश्चन अगला इसमें है कि जो कुंडली दे रखी है अपने को, कुंडली का प्रतिरोध 2 ओम है, तो इसमें हम लोगों को प्रेरित धारा
व प्रेरित आवेश भी ज्ञात करने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको भी अपन चेक करेंगे। तो अगर हम ज्ञात करते हैं इसमें इंड्यूस्ड आई, तो आई हमने पढ़ी थी कौन सी, E बाई आर। तो E हमने फाइंड कर रखा है, तो E हमारे पास कितना है 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 2, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4/2 यानी ये हो गया आपका 2 एम्पियर। यदि आपको निकालना है आवेश, तो ये सारे फॉर्मूले हम हमेशा क्या करते, रटते तो है नहीं, हम तो सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला जानते हैं उसी से अपन आई निकाले। तो आई हमारे पास था क्या, आई था देखो E बाई आर। अब इस E को अपन लिखें तो 1/r तो है ही है, और ओनली E को अपन लिखें तो E हमारे पास कितना होता है, देखो E है माइनस का डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। और अगर मैं इसमें इस I को भी लिखूं यहां पर, तो I वैसे होता क्या है, ये होता आपका डेल्टा के रूप में लिखा है तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो डेल्टा क्यू हमारे पास, अब ओनली इस पार्ट को इससे अपन इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये हो गया डेल्टा क्यू बराबर -1/r इंटू डेल्टा फाई। सही है भाई, माइनस को अब इसको 5 - 5 करके माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो वापिस ये आपका 5 माइनस 5/2/r आ जाएगा। ये समय के अंतर पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको अपन क्या लिख पाएंगे, तो 5 हमारे पास अगेन 0.6 और ये 0.2 और रेजिस्टेंस हमारे पास था 2 ओम, तो देखिए 0.4 ये हो गया 0.4 अपॉन कितना 2। अब अक्सर मैं हम क्या करता हूं कि जैसे भी कोई नीचे वैल्यू आती है उसको अपन 10 या 100 या 1000 यानी 10, 100 और 1000 में उसको अपन कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको 5 से गुणा 5 से भाग दे दूं तो कितना 10 बन गया ना, ऊपर कितना 5 इंटू 0.4 तो 5 चौक 20, 2 आ गए, 2 अपॉन कितना 10 तो 0.2 आ गया ना भाई, बताओ। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये आपका फ्लक्स है वेबर। SI सिस्टम में हमारे पास इतना, सॉरी आवेश निकाला ना कूलाम, ये इतना 0.2 कूलाम हमारे पास इसका चार्ज है वो आ जाएगा। कर लेंगे भाई, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसको नोट कर लें भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखें, आपको इस तरह से दे रखा है बी कागज के तल में और दाईं तरफ, और इसमें एक लूप रखा हुआ है, एक वर्ताकार लूप रखा हुआ है। इस वर्ताकार लूप का रेजिस्टेंस दे रखा है आपको R, इसकी त्रिज्या दे रखी है स्मॉल r, यानी एक स्मॉल r त्रिज्या का चालक लूप है, और अभी इस रूप में रखा हुआ है, बी दे रखा है भाई ये वाला कागज के तले में, और इसका परिमाण जो है वो दिया जा रहा है अपने को कैपिटल B, R इसकी त्रिज्या है, और लूप का प्रतिरोध कितना कैपिटल R है। क्वेश्चन ये है कि कुंडली को B में, और यहां पर यदि इसको मूल बिंदु मान लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कुंडली को B में वाई एक्स की परितः, जो वाई एक्स है इसकी परितः मान लो यूं या फिर यूं, वाई एक्स के परितः है 90 डिग्री कोण घुमाने पर लूप में प्रवाहित कुल आवेश किसके समानुपाती है। क्वेश्चन को लिख लें पूरा, मैं फिर कह रहा हूं कि कुंडली को B में यानी चुंबकीय क्षेत्र में वाई एक्स के परितः है 90 डिग्री कोण से घुमाने पर लूप में प्रवाहित कुल आवेश किसके समानुपाती है, ये हमको पता करना है। तो हमको याद करना है क्या, फ्लक्स तो निकालना भी, तो पहले ये कंडीशन है, उसके बाद इसको 90 से घुमा दिया, इस तरफ आ गया, तो ये तो कंडीशन देखो पहले वाली है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे,
तो सोल्व करने पे अगर इस लूप को छोटे रूप में अपन मान ले पहले, तो एक तो है कंडीशन कौन सी, इनिशियल, और एक कंडीशन हमारे पास है इसकी फाइनल। पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। पहले ये लूप ऐसे देखो यूं, तो लूप ऐसे, तो इसका एरिया तल के लंबवत बाहर की तरफ, और बी इसमें इस तरफ है, तो बी तो इस तरफ है, एरिया इसका तल के लंबवत बाहर की तरफ, तो बी और ए में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। दूसरे वाले केस में अगर मैं इसको मानता हूं यहां पे वाई एक्सेस, तो वाई एक्स के सापेक्ष इसको अगर अपन 90 से घुमा देंगे ऐसे, तो घुमाते ही देखो अब लूप तो ये आ गया ना, तो लूप का एरिया इस तरफ आ गया, इसका बी भी इस तरफ आ गया। तो पहली कंडीशन में इस वाले में एरिया और तल के लंबवत बाहर की तरफ है, तो यहां पे तो एरिया और जो बी है उसमें कोण कितना है, देखो 0 डिग्री का। और इसमें अपन देखेंगे, सॉरी यहां तो कोण कितना है 90 डिग्री का, और इसमें अपन देखेंगे थीटा मान लो इनिशियल, आपका इनिशियल मान लो, और थीटा इसका फाइनल है या 2 मान लो, थीटा इनिशियल थीटा फाइनल में कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका कितना, 0 डिग्री का हो गया। तो समय के साथ अपन बदल क्या रहे हैं, हम बदल रहे हैं यहां पर कोण बदल रहे हैं, बात सही है। तो देखो इससे हमारे पास अब जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा निश्चित रूप से, तो हमें इसमें निकालना था आवेश। तो आवेश हमारे पास है कितना, देखो आवेश अपन जानते हैं डेल्टा क्यू, वो था 1/r इंटू φ1 माइनस का φ2, ये तो अपन ने पढ़ा है। तो φ1 तो 0 है, φ2 तो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 1/r φ1 BA cos θ1 माइनस BA cos θ2, ये अपन लेंगे। θ1 कितना है 90 डिग्री, इसलिए cos 90 0 होता है, तो ये फ्लक्स तो कितना 0 हो गया। और θ2 ये कितना देखो 0 डिग्री का, और cos 0 कितना होता है प्लस का 1, तो हमारे पास यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का BA अपॉन रेजिस्टेंस। ये तो करेंगे। अब रेजिस्टेंस में B तो कांस्टेंट है, तो B एरिया कितना πr² है, अपॉन कितना R आ गया। अब क्वेश्चन में इसके ऑप्शन थे, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यहां जो आवेश यहां उत्पन्न हो रहा है या आवेश प्रवाहित हो रहा है वो किसके समानुपाती है। तो आप देखो यहां पर कि जो डेल्टा Q आ रहा है उसका जो परिमाण अपन ले रहे हैं, तो परिमाण जो है ना, देखो आप ये डेल्टा Q जो है वो B के ठीक समानुपाती है। डेल्टा Q है वो रेडियस है उसके स्क्वायर के समानुपाती है, और डेल्टा Q जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के समानुपाती है। ये इसकी डिपेंडेंस इस तरह से अपने को मिल जाएगी, ठीक बात है। तो ये एक बात हो गई कि अपन 2 इसके क्वेश्चन कर लिए। अच्छा बढ़े आगे भी, अच्छा अब एक बात और अपन समझें, एक होता है जो आपका EMI है, इस EMI के प्रकार, ये भी अपन थ्योरेटिकली पहले एक बार देख लेते हैं, ताकि बाद में बीच बीच में इसका उपयोग होता चला जाएगा। तो जहां पर भी उपयोग में लेना है उसको अपन बाद में ले पाएंगे। तो EMI है, उसके प्रकार मोस्टली 3 प्रकार का है। कैसे प्रकार हैं, क्या हैं, तो नीट के सारे बच्चे हैं, तो आप एक बायोलॉजी के अंदर बॉटनी के अंदर पढ़ते हो क्या, SDP प्लांट होता ना, SDP शॉर्ट डे प्लांट्स पढ़ते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स। तो इसी से अपन यहां पे 3 प्रकार लेंगे। कैसे हैं, तो बिल्कुल इसका जुड़ाव देखना आप अच्छे से। अपन कहते हैं फाई बराबर क्या होता है, देखो फाई होता है BA cos थीटा, है ना। और जो EMI है उसमें अपन निकालते हैं इंड्यूस्ड EMF, वो था माइनस का कितना डेल्टा फाई, या अगर तात्कालिक रूप में लेते हैं तो कितना हो गया d फाई बाई dt माइनस d बाई dt।
अब हमारे पास तो यहां जो फ्लक्स है, तो फ्लक्स तो कितना देखो आया B इंटू ए, और ये कॉस थीटा, ये तो अपन लिखेंगे। अब देखो इस फॉर्मूले में जो आप देख पा रहे हैं, या तो B है या एरिया है या कौन सा आपका एंगल है। एंगल भी किस में है, एंगल है किस में, आपको मालूम है B और A के बीच एंगल है ना। तो यहां पर फ्लक्स में जब जब परिवर्तन होगा तो EMF इंड्यूस होगा ना। तो फ्लक्स में परिवर्तन कौन कर सकता है, B को चेंज कर कर सकते हैं हम लोग, एरिया को बदल कर सकते हैं, या कोण को बदल कर सकते हैं। तीन तो परिवर्तन है, चौथा है ही नहीं परिवर्तन। तो B को परिवर्तित करें आप, A को करें और थीटा, तो इनको परिवर्तित करने पर ही इसका आपका EMI है वो डिसाइड होगा। अब देखो यदि मैं यहां इसको लिख दूं ऑर्डर से S D और P, SDP प्लांट्स पढ़ते ना, तो इसी रूप में इसका आपका सीक्वेंस है। यदि समय के साथ B को अपन चेंज करेंगे, तो समय के साथ B को चेंज करेंगे तो पहले प्रकार का EMI आएगा, उसको अपन कहेंगे स्टैटिक EMI। यदि एरिया को हम समय के साथ बदलेंगे तो दूसरे प्रकार का EMI आएगा, उसको बोलेंगे अपन कौन सा, D मतलब डायनेमिक EMI। और कोण को हम समय के साथ बदलेंगे तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक यानी आवर्ती EMI। तो तीन प्रकार के प्लांट होते हैं, उसी आधार पे बिल्कुल ऑर्डर से हमारे पास इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी कि एरिया O थीटा कांस्टेंट हो, B को अपन बदलेंगे तो हमारे पास से कौन सा स्टैटिक, ये दो कांस्टेंट हो ये बदल रहे हैं तो कौन सा पीरियोडिक, सॉरी आपका डायनेमिक है। और अगर मान लो अपन कहते हैं कि दो तो कांस्टेंट हो ये वेरी करता है तो कौन सा आ गया, पीरियोडिक। तो इस तरह से देखो हमारे पास जो EMI है इसके तीन प्रकार आ गए, तीन प्रकार हैं EMI के, तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं तो देखें आप इसमें, फर्स्ट एक हो गया आपका कौन सा, स्टैटिक EMI, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं स्थैतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है साहब, इसमें क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा खेल है। स्थैतिक वाले में आपको मालूम है A और थीटा कांस्टेंट है, A और थीटा तो है नियत, और B कैसा है, B परिवर्ती है। तो B के परिवर्ती होने पर जो इंड्यूस्ड EMF पर निकालेंगे तो माइनस का देखो A और कोस तो आपके आगे बाहर, A इंटू कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, और ओनली कितना हो गया dB बाई dt। तो जहां अपन केवल B को चेंज करेंगे, एरिया और एंगल कैसे आपके फिक्स रहेंगे, उस घटना में हमेशा आपका स्थैतिक EMI आएगा। स्थैतिक EMI में जो भी लूप होगा, कुंडली होगी, उसकी सापेक्ष स्थिति में कोई बदलाव नहीं करेंगे, वो फिक्स रहेंगे। सापेक्ष स्थिति का मतलब क्या है, यहां पर भी एक वर्ड आपने ध्यान से अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू मेरे पास है ये माइनस का A cos, जो मैंने भी सापेक्ष वर्ड बोला उसकी अपन थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। देखो तो ये दो कांस्टेंट है, ये अपन बदल रहे हैं, जिसको अपन अभी डिस्कस करेंगे। जैसे मोस्टली अपन कुछ एग्जांपल करेंगे साथ में। देखो जो स्थैतिक वाले में जो मोटे तौर पे इसकी जो एग्जांपल अपन लोग लेंगे, वो एक तो अपन पढ़ेंगे कौन सा आपका, देखो होता है स्व प्रेरण, और दूसरा है होता है आपका अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, वहां जो कुंडली होती है फिक्स रहती हैं, वहां पर उनको ऊपर बदलते नहीं, क्यों, धारा बदलते हैं, धारा के बदल से B बदलता है, और B बदलने से वहां पर EMI होता है। तो अभी कैसे होते हैं बाद में अपन बार बार पढ़ेंगे सबको, इन सब में मैं इनकी बातें वापस करूंगा, आपको बताता रहूंगा कि ये कौन से प्रकार का EMI है। तो ये इसलिए पहला आपका हो गया। दूसरा अपन चेक करें तो देखो इसमें अगर मान लीजिए B या उसका नाम अपन लिखें तो कौन सा हो गया, पहला हो गया ये, दूसरा डायनेमिक EMI। डायनेमिक EMI जिसको अपन कहते हैं हिंदी में गतिज विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस वाले में आपको मालूम है कोई दिक्कत है ही नहीं, B और थीटा ये तो है कांस्टेंट, ओनली यहां पर एरिया कैसा है, वेरिएबल परिवर्ती, यानी चुंबकीय फ्लक्स से संबद्ध जो क्षेत्रफल है, लूप पहले बाहर पड़ा था, लूप को अपन अंदर ले जाना शुरू कर देंगे तो लूप से संबद्ध एरिया बदलेगा, तो लूप से संबद्ध एरिया बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से EMI इंड्यूस होगा। तो यहां हमारे पास E कितना, देखो ये दो तो कांस्टेंट है, तो अपन B और थीटा को तो ले लेते हैं बाहर, तो हमारे पास B इंटू कितना हो गया cos A,
cos थीटा इंटू ओनली बचा कितना dA/dt। अब मोस्टली तो यहां से क्वेश्चन आपके आएंगे ऐसे कि मान लो हमारे पास एक वर्तीय लूप है, तो वर्तीय लूप की तो रेडियस r होने पर एरिया कितना πr² होगा ना भाई, πr² आ गया। ठीक है, इसको अपन यहां काम में लेंगे। रेडियस मेरे पास होने पर वर्तीय लूप के लिए, वर्तीय लूप के लिए ये मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, देखो वर्तीय लूप के लिए, तो एरिया कितना मेरे पास आ गया πr²। तो देखो यहां से अपन अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं, और माइनस यहां साथ में चलेगा ही चलेगा, माइनस मैंने कहीं छोड़ा तो नहीं ना, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो माइनस का b इंटू कॉस थीटा और ये है d/dt, ये लो साहब πr²। अब अगर हम रेडियस को समय के साथ मान लो कम करते हैं या बढ़ाते हैं, तो रेडियस को अपन कम या अधिक करेंगे तो रेडियस के कम होने से एरिया बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स संबंध एरिया बदलेगा, तो आपका फ्लक्स भी बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो EMI इसमें हो जाएगा। ऊपरी पथ अगर बंद है, धारा भी उसमें उत्पन्न हो जाएगी। तो मेरे पास माइनस का b cos थीटा d के रूप में मेरे पास ये वैल्यू आई। देखो अब ये है b इंटू कॉस थीटा, और इसका अपन करते पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, और r² का अपन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो कितना 2r dr/dt आ जाएगा। तो पाई तो है कांस्टेंट, इसको तो बाहर ले लिया, इसका तो हो गया 2r और ये आपका हो गया dr/dt। और ये क्या है, एक तरह से त्रिज्या में परिवर्तन की दर है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। लिखा हो बढ़ा रहे हैं तो प्लस ले लेंगे, घटा रहे हैं माइनस ले लेंगे, घटाने के रूप में है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। कोण की भी बात करनी पड़ेगी, वो भी आपको दे दी जाएगा। तो देखो यहां पर आप देखो सिंपल सा खेल ये है कि माइनस का 2πb इंटू r और ये कोस थीटा इंटू कितना dr/dt। इससे अपन कई क्वेश्चंस जो नीट में पूछे गए कई बार, उनको आराम से कर सकते हैं। ध्यान सुन लो अच्छे से, ये ई हमारे पास कौन सा तात्कालिक है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक स्मॉल r त्रिज्या, मान लो कोई एक वर्तीय लूप है, उसको हमने b में रखा हुआ है, b दे दिया आपको कि 2 टेस्ला में रखा हुआ है, और उसका तल b के लंब होता है, तल b के लंब होता है। तो मान लो b अपन ने क्रॉस में लगा लिया। जैसे मान लो इसमें एग्जाम्पल की थोड़ी सी रूपरेखा मैं आपको बता दूं कि मान लो ये क्रॉस के रूप में हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें मैंने लूप रख दिया ऐसे, ठीक है भाई, चलो लूप है। अब क्वेश्चन है कि अगर मैं इसकी त्रिज्या को कम करना शुरू कर दूं या बढ़ाना शुरू कर दूं, तो त्रिज्या के कम अधिक करने से b तो कांस्टेंट है ना भाई, तो b तो आपका फिक्स है, b आपको दे दिया फिक्स है, और b को डॉट के रूप में क्रॉस के रूप में वो आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपने को पता चल जाएगा। तो वहां लिखा आएगा कि देखो b तो तल के लंब तो नीचे है, लूप ऐसे रखा हुआ है, तो इस स्थिति में b नीचे है, एरिया को अपन ऊपर लेते हैं, तो कोण कितना 180 हो गया, कोण कितना 180 हो गया भाई। तो कोण 180 होने पर BA और कोण 180 अपन ले लेंगे, तो कोण के 180 होने पर देखो आपको मालूम है यहां पर जो ये तो माइनस का 1 हो गया, -1 से -1 आपका प्लस हो जाएगा, तो इसको अपन कर पाएंगे। पर ध्यान से समझने वाली बात यह थी कि इसका तल है वो कैसा B के लंब होता है। इस कंडीशन में जो वर्तीय लूप है उसका तल चुंबक के क्षेत्र के लंब होता है। तल तो ये है ना, और B नीचे है, देखो तल ये है, B नीचे तो 90 पे हो गया। यदि इस कुंडली को मैं यूं देता, यू होने पर B भी इस तरफ है, तल भी ऐसे है, तो B की दिशा में तल हो गया। तो ये तो लैंग्वेज से आपने को पता करना पड़ेगा। तो B आपको दे देंगे और ये बोलेंगे कि किसी क्षण मान लो इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, वह त्रिज्या प्रति सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से मान लो घट रही है। इस क्वेश्चन को पूरा मैं एक क्वेश्चन बना करके आपको पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है भाई। तो देखो ये पूरी बात आ गई, इसमें कोई हमें समस्या नहीं है। दो मेरे पास इसके EMI के प्रकार आ गए, और इसमें इस क्वेश्चन को अपन चलो यहां तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, अपन अलग से इसको नोट कर लेते हैं। देखो या यही नीचे ही इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया ऐसे कि किसी क्षण त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर है, वह त्रिज्या प्रति सेकंड या सिंपल ऐसे इतना लिख दूं कि त्रिज्या 2 मिलीमीटर
प्रति सेकंड की दर से घट रही है, बस ये मेन चीज है। तो उस क्षण पर तो आर हम क्या लेंगे यहां पे 2 सेंटीमीटर, तो 2 10 की पावर माइनस का 2 ले लेंगे भाई। और ये dr बाई dt ने लिख दिया साफ साफ कि 2 मिलीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। वह b बराबर मान लो 2 टेस्ला है। तो अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है ये आपसे पूछा जाएगा, तो मेरे हिसाब से आप आराम से कर लेंगे। 2 पाई नंबर है, b आपको दिया 2 टेस्ला, वो रख देंगे। r दे रखिए उस समय कितनी 2, ये पुट कर देंगे। कोस थीटा इस क्वेश्चन में अगर यूज करते हो तो 180 रखना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये प्लस हो गया। dr बाई dt ये घट रही है, तो यहां पर माइनस से ओपन काम मिलेंगे, माइनस का लिख देंगे। तो माइनस मेरे पास कितना 2 मिलीमीटर लिखा है मैंने जानबूझ करके, तो 2 × 10 की और माइनस का 3 काम यहाँ इसको ले लेंगे, पूरा गुणा भाग कर लेंगे, तो हमारे पास वोल्ट के रूप में इसका मान है वो आ जाएगा। बोलो कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आपको ये काम करना होगा। बढ़े आगे। तो ये हमारे पास देखो इसका दूसरा प्रकार आ गया। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं, तो इसको मैं यहीं लिख दूंगा सी को। तो तीसरा प्रकार तो क्या आएगा, ये है पी से मतलब पीरियोडिक ईएमआई। यानी आवर्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें क्या है, बी और ए कांस्टेंट, थीटा आपका वेरी कर रहा है, थीटा यहां पर वेरी कर रहा है। तो बी और ए नियत, और थीटा जो कोण है वो यहां कैसा परिवर्ती है, तो इसको अपन काम में ले लेंगे। तो इसमें ई कितना माइनस का बी इंटू ए तो है ही भाई, और डी बाई डी टी कॉस थीटा। अब थीटा इससे परिवर्ती होगा तो ओमेगा टी के रूप में आएगा, तो इसको अपन काम में ले लेंगे। तो माइनस का बी इंटू ए डी बाई डी टी, ये है कोस ओमेगा टी। अब कोस ओमेगा टी का टाइम की सापेक्ष अपन करेंगे अवकलन, तो कोस का क्या माइनस का साइन होता है ना, तो माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा वो बाहर आ जाएगा। तो इससे हमारे पास देखो वो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो b इंटू ए, ओमेगा एक और आ गया तो b a ओमेगा, और ये देखो हो गया आपका साइन ओमेगा टी। फिर उनकी संख्या n दे रखी हो तो e मेरे पास कितना n b a ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। कर सकते हैं इस तरह से हमारे पास 3 प्रकार की ईएमआई है। तो ओनली अब तो याद करने के लिए तो एसडीपी फिक्स है। एक तो कौन सा आपका स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक, तीसरा कौन सा आपका पीरियोडिक। यहां ऑर्डर से है बी ए कोस, ध्यान कर लो। पहले ये दोनों कैसे आपके कांस्टेंट है, ये वेरी कर रहा है तो पहला हो गया। ये दोनों वेरी कर रहे हैं, सॉरी ये दोनों कांस्टेंट है, ये वेरी कर रहा है तो पीरियोडिक हो गया। ये दोनों कांस्टेंट है, ये वेरी कर रहा है तो कौन सा आपका पीरियोडिक ईएमआई आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप करेंगे। और जैसे अपन मोस्टली पढ़ते हैं आपका जैसे जनरेटर होता है ना, जनरेटर जो जनित्र होते हैं, दिस धारा जनित्र या अपन पढ़ते हैं प्रत्यावर्त धारा जनित्र, दोनों प्रकार की जनित्र इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ए से डीसी जो उत्पन्न होती है वो इसी सिद्धांत से होती है, वहां पर आवर्त ईएमआई ही काम आता है, जिसको अपन बाद में और डिटेल से पढ़ेंगे। ओके भाई, तो ये मोटे तौर पे हमारे पास बातें आ गई। अब देखो कि अब हमको अब बात करनी है कि जो लेंस का नियम था, उस लेंस के नियम के अनुसार हम लोग इंड्यूस्ड जो करंट है उसकी दिशापन कैसे ज्ञात करेंगे। तो दिशा ज्ञात करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, कौन से अपन रूल फॉलो करेंगे, वो हमको समझने देखो। तो अगला हेडिंग अपना है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना। लेंस के नियम के एक तरह से एप्लीकेशन ही है। तो इसमें मेनली मोटे तौर पे केस 3 केस हैं। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड, 3 केस है साहब। तो 3 केस में से जो पहला केस है
जो पहला केस है वो क्या, देखो तो पहले केस में यह है कि जब कुंडलियां कागज के तल के लंबवत हो तो, दूसरा है जब कुंडलियां कागज के तल में हो, और तीसरा केस मैं ले रहा हूं नो ईएमआई, कि ईएमआई हो ही नहीं। मैं लिए अपन 3 यहां पर केस डील करेंगे। जब कुंडलियां कागज के तल के लंबवत हो, तो लंबवत होने पे हम लोग प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के आधार पर इसकी व्याख्या करेंगे, जो हमारे लिए इजी रहेगी। और यहां जो दूसरे प्रकार का है कि जब कुंडलियां कागज के तल के लंबवत हैं, कागज के तल में हैं हो तो तब हम इसमें इंड्यूस करंट है उसको निकालेंगे, तो वहां फ्लक्स के परिवर्तन के आधार पर निकालेंगे। तो फाई के परिवर्तन से हम लोग, परिवर्तन के आधार पर हम क्या करेंगे, इसमें इंड्यूस्ड करंट की दिशा ज्ञात करेंगे। तो इसमें तो क्या करेंगे हम लोग, और इसमें क्या होगा, तो देखो यहां पर अब 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पास आने का विरोध होगा। पास आने पर पास आने का विरोध होगा। तो पास आने का विरोध आकर्षण बल से होगा, तो आकर्षण बल होता है, तो आकर्षण के अंदर तो क्या होता है, पास और आ जाएंगे, वो विरोध तो नहीं हो पाएगा ना। तो यहां पर पास आने पर पास आने का विरोध ये होगा प्रतिकर्षण बल से। इसका मतलब प्रतिकर्षण में होगा कि N के पास N और S के पास S पोल ये होंगे प्रेरित। अब कैसे होंगे उनको पूरे तीनों के साथ अपना एग्जाम्पल पढ़ेंगे। दूसरा केस क्या है, दूर जाने पर दूर जाने का विरोध होगा। तो पास आने पे पास आने का विरोध, पास नहीं आए तो रिपल्सन हो जाए। रिपल्सन में N के पास N बनेगा और S के पास S बनेगा। और यहां दूर जाने का विरोध होगा, तो 2 वस्तुएं दूर जा रही हैं, उसका अपोज मतलब दूर नहीं जाए तो उनमें अट्रैक्शन हो जाए। तो वहां पर आकर्षण के द्वारा अट्रैक्शन से उनका विरोध होगा। अब अट्रैक्शन से विरोध के केस में क्या होगा कि N के पास S पोल और S के पास क्या होगा, N पोल, ये प्रेरित हो जाएंगे। अब N पोल S पोल की कहानी कैसे क्या बनेगी उसको अपन पूरी डिस्कस करेंगे। तो अभी यह कागज के तल के लंबवत रखी है कुंडलियां। जैसे एक कुंडली ये रखी है, मान लो एक ये रखी है, 2 कागज के तल के लंबवत कुंडलियां हैं। अब इनको अपन मान लो पास, एक को रेस्ट में रखता हूं, एक को पास ला रहा हूं, या इसको रेस्ट में रखा, इसको पास ला रहा हूं, दोनों को पास ला रहा हूं, दोनों दूर ले जा रहा हूं। तो जब भी क्वेश्चन आपके कागज के तल के लंबवत कुंडली रखी हुई है ना, तो मैं इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करूंगा। और उनसे मैंने केवल 2 ही बातें काम में लेनी है कि कुंडलियां पास आ रही हैं या दूर जा रही हैं। पास आ रही है तो पास आने का अपोज कर देंगे, दूर जा रही हैं दूर का अपोज कर देंगे। वहां अब इसमें क्वेश्चन अपन लेंगे खूब सारे ना, तब इसकी पूरी कहानी अपने समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चंस करने पे इसकी पूरी कहानी बताऊंगा मैं आपको। दूसरा है कि जब कुंडलियां कागज के तल में रखी हुई हो, तो फ्लक्स में परिवर्तन के आधार पे हम लोग यहां पर तो यहां पे मैं इसकी जो हो तो फाई में परिवर्तन के आधार पर प्रेरित धारा की दिशा हम लोग डिसाइड करेंगे। वहां पे मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं, वापिस 2 हैं। एक तो है फाई बढ़ने पर
और दूसरा है फाई के घटने पर। तो यहां पर देखो फाई बढ़ने पर आपको करना है डॉट का क्रॉस और क्रॉस का डॉट। ही क्या होने बाद में सब अपन डिस्कस करेंगे। और अगर फाई घट रहा है तो फाई जो है, ये फाई इनिशियल है और ये इंड्यूस करंट के लिए, ये तो फाई कौन सा, ये फाई के लिए और ये किसके लिए, इंड्यूस करंट के लिए है। कि कौन से प्रकार का फाई घट रहा है, तो डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाला घट रहा है, क्या बढ़ रहा है जो भी है। तो उसमें अगर मैं फ्लक्स बढ़ा रहा हूं तो पहले कौन सा फ्लक्स को देख लेंगे अपन लोग। तो जिस फ्लक्स को अपन चेंज कर रहे हैं वो किस प्रकार की प्रवृत्ति वाला है, वो फाई आपका डॉट वाला है या कौन सा क्रॉस वाला है। तो जो भी आपका होगा डॉट वाला क्रॉस वाला, तो उसमें इंड्यूस करंट किस प्रकार से आएगी। तो ध्यान देना कि बढ़ने पर डॉट वाला फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट क्रॉस वाली मतलब कैसे हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज। डॉट क्रॉस के शब्द जो है वो क्या है, देखो डॉट क्रॉस के रूप में डॉट जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज वाला या कागज के तल के लंबवत वाला डॉट, ये क्रॉस के रूप में है। तो ये कौन सा इंड्यूस करंट के रूप में है, तो ये आपका देखो हो गया, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, वापस देखो एक बार। डॉट के रूप में है तो तल के लंबवत नीचे ऊपर की तरफ है, तो करंट है कौन सी है, वो करंट तो है आपकी कौन सी, इसको अपन बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज करंट तो ये है। और फ्लक्स इसका कौन सा है, तल के लंबवत बाहर की तरफ। ये तो फाई के रूप में दे रहा हूं, ये आपका इंड्यूस करंट के रूप में दे रहा हूं। और क्रॉस के रूप में अपन बात करेंगे तो क्रॉस के रूप में देखो क्या है कि करंट तो कौन सी आएगी, करंट तो है क्लॉकवाइज, ये तो करंट तो क्लॉकवाइज होगी। और फ्लक्स कैसा, कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ है। तो अगर फ्लक्स ये वाला हो, इसको हम लोग मान लो बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने पर क्या करना है, फ्लक्स ये वाला हो, घटाते हैं तो क्या करना है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला है कि फ्लक्स बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स के बढ़ाने से, फ्लक्स था कौन सा पहले वाला, डॉट के रूप में है, कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ है, उसको अपन बढ़ा रहे हैं तो इंड्यूस करंट कैसे आएगी, इसकी ठीक उल्टा मतलब क्लॉकवाइज आ जाएगी। और अगर मान लो फ्लक्स हमारे पास इनिशियली कौन सा है, क्रॉस वाला है, तो फ्लक्स कागज के तल के लंबवत है, उसको अपन मान लो अपन क्या बढ़ा रहे हैं, तो जो भी लूप उसमें रखा होगा उस लूप में इंड्यूस करंट कैसे आएगी, वो आपके डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू कर देगी। और फ्लक्स घट रहा है तो फ्लक्स घटने पे देखो फाई कौन सा है उसको पहले चेक कर लो, फाई डॉट वाला है या कौन सा क्रॉस वाला है। ये फ्लक्स देख लिया, उसके बाद इंड्यूस करंट जो है उसमें घटने पर क्या होता है कि घटता है तो घटने मत दो, और बढ़ता है तो बढ़ने मत दो, वो रूल हमें चालू होते हैं। तो फाई घट रहा है तो डॉट का डॉट ही आएगा, और अगर फाई बढ़ रहा है, फाई घट रहा है, क्रॉस वाला है, तो कौन सा क्रॉस का क्रॉस ही आएगा। तो देखें फ्लक्स ये आरंभिक है, ये आप पहले चेक कर लो कौन से प्रकार का है, उसको बता दो पहले कि फ्लक्स बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है या अंदर है। फिर ये देखो कि उसको अपन बढ़ा रहे हैं अथवा घटा रहे हैं। बढ़ाने पर चेंज कर दो, उसको रिवर्स कर दो, डॉट का तो क्रॉस, क्रॉस का डॉट। घट रहा है तो सेम रख दो, डॉट का डॉट, क्रॉस का क्रॉस। फ्लक्स डॉट वाला है, इंड्यूस करंट भी डॉट वाली आएगी। फ्लक्स क्रॉस वाला है, इंड्यूस करंट भी कैसी, क्रॉस वाली आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम इसको कर पाएंगे। नो ईएमआई घटना है, इसमें अपन देखेंगे तो हमारे पास देखो जो ई होता है वो माइनस का कितना है, एक तरह से डी बाई डी टी है, डी फाई बाई डी टी। माइनस का मैं इसको कर दूं यहां पर देखो डी बाई डी टी, और बी इंटू ए, और कोस कितना थीटा है। मान लो बी है ही नहीं, तो बी के नहीं होने पर इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, एरिया है नहीं, लूप रखा है नहीं, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। और कोण मान लो हमने हमेशा ही 90 डिग्री रखा तो ईएमआई नहीं आएगा ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह होंगे जिसको अपन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, तो यहां तक को एक बार ढंग से तैयार कर लो। अब इसके अपन एग्जांपल्स है वो करेंगे। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों अब हम कुछ एग्जांपल्स हैं वो सीखने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ से अपन जो इंड्यूस्ड करंट है यानी प्रेरित जो ईएमएफ है उसकी सहायता से प्रेरित धारा की दिशा अपन ज्ञात करते हैं। तो मैंने वहां आपको 3 जो मेन चीजें बताई थी कि कुंडलियां कागज के तल के लंबवत रखी हूं, कागज के तल में रखी हूं, 2 कंडीशन थी। उसके बाद हमने कहा था नो ईएमआई कंडीशन। तो पहले हम नो ईएमआई की कंडीशन है वो जानेंगे। ठीक है, नो ईएमआई कंडीशन में कुछ एग्जांपल्स अपन देखेंगे। तो नो ईएमआई की बात देखो, आप ये जानते हैं ई इक्वल टू होता है कितना है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। ठीक है,
अब इसमें नो ईएमआई की कंडीशन के लिए दो चीजें हो सकती हैं। क्या? यदि फाई जीरो ही हो। फाई जीरो कब होता है? जब बी जीरो हो। बी जीरो, अब बी जीरो है, फाई जीरो है, तो निश्चित रूप से ई का मान कितना? जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब फ्लक्स संबद्धता ही नहीं हो, जब फ्लक्स संबद्धता नहीं हो, यानी जिस भी कुंडली या परिपथ से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट निकालने जा रहे हैं, यदि वो बी में रखा ही नहीं है, या हमने उसको ऐसे स्थान पर रख दिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उससे पास ही नहीं हो रही, गुजर ही नहीं रही है, तो उस स्थिति में कभी भी ईएमएफ इंड्यूस आपका नहीं हो सकता। दूसरी बात देखो कि अगर फाई बी तो हो, परंतु फाई मान लो कांस्टेंट हो, फाई नियत हो, तो फाई के नियत होने पर भी आपको मालूम है E इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, तो फाई अगर कांस्टेंट है तब भी इसका मान कितना? नियतांक का अवकलन कितना होता है? जीरो होता है। तो दो कंडीशन है आपको जानना है, या तो फाई हो नहीं, या तो फ्लक्स संबद्धता हो नहीं, और या फिर फ्लक्स हो तो नियत हो। तो फ्लक्स के नियत होने पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका कितना? जीरो हो जाएगा। अब अपन कुछ एग्जांपल सब वो देखते हैं। मान लो हमारे पास एक चुंबक है, ठीक है। अगर इस चुंबक को और इस कुंडली को दोनों को अपन समान वेग v से, दोनों को समान वेग v से दाईं तरफ गति करवाएं, तो इनका सापेक्ष वेग कितना? जीरो आएगा ना। और एक बात ध्यान से सुन लेना, चाहे उसको नोट लिख दो आप, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, ये समानुपाती होता है सापेक्ष वेग के। सापेक्ष वेग के समानुपाती होता है। बहुत ही बड़ी बात है, देखो ये वेग के समानुपाती नहीं है, सापेक्ष वेग के समानुपाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जो नो ईएमआई की कंडीशन थी उसमें जो कुछ एग्जांपल अपन देख रहे हैं, तो मैंने आपसे अभी शेयर की बात कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सापेक्ष वेग के समानुपाती है। क्लियर? तो बताओ मुझे, अगर दो वस्तुएं हैं जिसमें से एक चुंबक है, एक कुंडली है, चुंबक यहाँ पे बी का स्रोत है और यहाँ अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उत्पन्न करना है, तो दोनों जब समान वेग से समान दिशा में गति कर रहे हैं, तो इनका सापेक्ष वेग कितना आ गया? v रिलेटिव जीरो आ गया ना। v रिलेटिव इसका कितना हो गया? जीरो। तो v रिलेटिव के जीरो होने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना? जीरो होगा, नो ईएमआई। यहां पर दो कुंडलियां हैं, कागज के तल के लंबवत रखी गई हैं। अगर ये भी मान लो v वेग से इस तरफ गति करें, समान दिशा में दाएं तरफ गति करें, समान दिशा में बाएं तरफ गति करें, उस केस में इनमें से किसी में भी कोई इंड्यूस्ड करंट है उत्पन्न नहीं होगी, ना इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। हाँ, एक बात और ध्यान सुन लो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस चुंबक को मान लो ये तो रेस्ट में कर ली मैंने, मान लो वी वेग से इसके पास आए, इसको अपन गति करवाएं, जब ये वी वेग से इसके पास जाए तो मान लो बोल दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 2 मिलीवोल्ट है, ठीक है। 2 वी वेग से आए तो कितना हो जाएगा? तो सापेक्ष वेग डबल हो गया ना भाई, ये तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने पे जिस वेग से भी गति करेगा इसके पास, वो इसका सापेक्ष वेग बन जाएगा, वही इसका सापेक्ष वेग बन जाएगा। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि ईएमएफ जो है वो सापेक्ष वेग के समानुपाती है तो है तो है। तो इस वाले में भी देखो, यहाँ मेरे पास v रिलेटिव कितना हुआ? जीरो। तो v रिलेटिव के जीरो होने से यहाँ पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना? शून्य होगा। इसमें देखो, अब इसमें चेक करेंगे तो देखो भैया, अब यहाँ पे अपन क्या करने जा रहे हैं, इस वाले में S और N है। अगर मान लो इस चुंबक को मैं यहां पर किसी कोणीय वेग ओमेगा से गति करवाना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? देखो, तो पहले एक बात समझना, ये N पोल है, S पोल है, इसकी जो बल रेखा है वो तो यूं ऐसे बनेंगे, देखो यूं, ये इसकी बल रेखा है। तो अगर इसको अपन यही घुमाते रहेंगे तो जितनी बल रेखाएं इससे निकल रही वो निकलती रहेंगी। बल रेखाओं की संख्या में, बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स होती है। जब फ्लक्स को बदलाव ही नहीं हो रहा है मेरे देवताओं, तो जब फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट है तो फ्लक्स के नियत होने पर नो ईएमआई। आप इसको भी अपने एक्सिस के अबाउट कोणीय वेग से घुमाना शुरू कर दो, इसको भी कोणीय वेग से घुमाना शुरू कर दो। जब तक इन दोनों के बीच सापेक्ष वेग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का ईएमआई नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर भी कोई ईएमआई घटना नहीं है। मान लो ये कोई तार है, ठीक है, तार मान लीजिएगा, इसमें करंट आई मान लो, तो करंट आई मानने पे देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, धारा ऊपर की तरफ है ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो यूं ऐसे आएगा। जो धारावाही तार की बल रेखा है तो यूं बनेगी ना, इस तरह से बनेगी।
अब सुनो, जो अपन ने बाहर लूप रखा है, इसका लूप का एरिया किस तरफ है? बाहर की तरफ। बल रेखा इस तरफ है, तो एरिया बाहर की तरफ है, बी इस तरफ है, तो कोण 90 डिग्री का हो गया ना। इसलिए धारावाहिक कुंडली के केंद्र पे तार रख करके और कुंडली को अपन घुमाते रहे मान लो, या अपन कुछ भी करें, यहां इस धारा को अगर बदले गए ना, यदि इस करंट को देखो आप, इससे तो बी उत्पन्न हुआ है, बी इस बिंदु पे इस तरफ है, यहां वाले बिंदु पर इस तरफ है, एरिया इसका इस तरफ तल के लंबवत बाहर की तरफ है, यूं एरिया इस तरफ है, बी इस तरफ है, यहां इसका एरिया इस तरफ, बी इसका इस तरफ, यहां एरिया इसका इस तरफ, बी इसका इस तरफ, तो कोण कितना हुआ? 90 डिग्री। तो कोण के 90 डिग्री होने पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? संबद्धता शून्य। तो फ्लक्स की संबद्धता शून्य होने पर यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हो सकता। मान लो ये अपने पास एक कोई कुंडली है, इस कुंडली को अपन v वेग से मान लो इस तरह गति करवाएं, लगातार नियत वेग से, बस ध्यान सुनना, b इसका कांस्टेंट हो और इसमें ये आपका चुंबक क्षेत्र है वो असीमित परास का हो, तो जब तक ये चुंबकीय कुंडली, जब तक ये कुंडली इस b के अंदर रहते हुए गतिमान होगी, अंदर प्रवेश नहीं करे, बाहर नहीं निकले, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, जब तक ये अंदर रहते हुए गतिमान होगी और नियत वेग से गतिमान होगी, b नियत होगा, तो इस कुंडली में किसी प्रकार की फ्लक्स में कोई वृद्धि कमी नहीं होगी, और वृद्धि कमी नहीं होगी तो इसका फ्लक्स नियत रहेगा, और फ्लक्स नियत होगा तो नो ईएमआई। तो क्या हो जाएगा? नो ईएमआई। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखो इसी में कुछ और भी एग्जाम्पल, जैसे अपने मॉड्यूल की बात अपन करें तो मॉड्यूल के अंदर इसमें आप आइए, अच्छा एक जो इसमें टॉपिक अपने ना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, वो अपन क्या पढ़ेंगे, वहां पर जो ईएमआई होता है, सॉरी जो ईएमडब्ल्यू होती है, वहां पे इसका सही रोल वही अपन समझ पाते हैं, तो उसको आप वहां देख लेंगे। जैसे अपने ये नॉलेज बूस्टर है ना, इसको खुद पढ़ लेंगे बेटे, है ना, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ये सापेक्ष वेग के समानुपाती होता है, सापेक्ष वेग अगर नियत रहेगा तो ईएमएफ भी नियत रहेगा, है ना। मान लो जैसे ये रेस्ट में है, ये वी वेग से इसके पास आ रही है, ये रेस्ट में है, ये वी वेग से इसके पास आ रही है, और मान लो या फिर ये v/2 वेग से v/2 वेग से पास आए, तब भी सापेक्ष वेग भी हो गया ना। तो अगर इनमें चुंबक और कुंडली के बीच में या दो कुंडली के बीच में सापेक्ष वेग समान रहेगा, तो जिसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमेशा समान होगा, क्योंकि सापेक्ष वेग तो बराबर हो गया। तो ये खुद आप इसको डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्पल 4, 5 है, वो बेसिकली है, वो आप आराम से खुद देख लेंगे। अब देखो, अब इसके अपन कुछ एग्जाम्पल 17 मैंने बता दिया, फिर भी अपन इसमें भी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल अपन और नोट कर लेते हैं। अब जो अपने केस फर्स्ट और सेकंड लिया था, उन दोनों केसेस के हम लोग कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस डील करेंगे। ये पता रखेंगे हम लोग हमेशा कि कौन सा केस कब काम में लेना है। दो केस मैंने बताया थे, कागज के तल के लंबवत रेखीय कुंडलियां हैं तो आपको प्रतिकर्षण आकर्षण के बेस पे उनको एक्सप्लेन करना है मोस्टली, और अगर कागज के तल में रखी गई हैं तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है, तो कौन सा बढ़ रहा है, क्रॉस वाला बढ़ रहा है कि डॉट वाला है। जो बढ़ रहा है उसके जस्ट उल्टे रूप में धारा हो जाएगी इंड्यूस्ड, और अगर घट रहा है तो घटता है तो कौन सा घट रहा है, क्रॉस वाला घट रहा है तो क्रॉस का क्रॉस बन जाएगा, डॉट वाला घट रहा है तो डॉट का डॉट बन जाएगा। उस तरह से अपन इसको डील करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो पहला एग्जांपल है, ये एस और एन कोई अपने पास चुंबक है, ये कुंडली है, और इसमें इसको अपन मान लो वी वेग से इसके पास लेके आ रहे हैं, और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो इस मार्कर को भी रेस्ट में अपन ले आते हैं, ठीक है। रेस्ट में आ गया भी, ये वाला सही खत्म हो चुकी है उसकी, आ जाओ। तो अब इस कुंडली में देखो, यहां इसको मैंने कर रखा है तो डॉटेड है, इसका मतलब ये हिस्सा नीचे है, ये ऊपर है। जहां पर पेन आपको दिखे ना, जहां भी पेन दिख रहा हो या लाइन दिख रही हो, इसका मतलब उस वाला हिस्सा हमेशा नीचे है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब वी वेग से इसके पास आ रही है ना, तो पास आ रहा है, तो पास आने में पास आने का अपोज होगा, इसमें क्या होगा, पास आ रहा है, ये पास आ रहा है ना, तो पास अगर आ रहा हो, दूरी घट रही हो, तो पास आने का विरोध, तो पास आने का विरोध किससे होता है, प्रतिकर्षण से। पास आने का विरोध किससे बेटे से होगा, प्रतिकर्षण से। और प्रतिकर्षण होने पर क्या होता है, एन के पास एन बनता है और एस के पास एन बनता है। इसका मतलब एन पोल के पास एन बनेगा और एस के पास एन। तो हम तो इस चुंबक का एन इसके पास ला रहे हैं ना, इसका मतलब यहां से देखने पर इसके एन सिरा बनेगा और यहां से देखने पे कौन सा एस बनेगा। और मान लो अगर ऑब्जर्वर यहां है, ये प्रेक्षक मान लो यहां इस बिंदु पर है, यहां प्रेक्षक है, तो इसको तो धारा यहां इसकी तरफ से देखने पे कैसी फ्लो करती वो नजर आएगी, तो इसको तो कैसे नजर आएगी,
क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त धारा नजर आएगी। बात सही है। यदि इसको V से अपन दूर ले जाएंगे तो दूर जाने पे आपको मालूम है दूर जाने का विरोध किससे, आकर्षण से होगा, और आकर्षण से जब विरोध होगा तो n के पास s बनेगा, तो यहां s तो यहां n बन जाएगा। अब देखो धारा की दिशा देखनी हो पहले वाले केस में कि V वेग से पास आ रहा है, उस स्थिति में तो n के पास n, तो यहां s बनाना, तो इसका धारा इसमें कैसे फ्लो होगी, क्लॉकवाइज। इसके द्वारा देखने पर धारा ऐसे फ्लो होगी ना, इसका मतलब ऊपर वाले में धारा यूं आएगी, नीचे वाले में नीचे जाएगी, तो आप इसको यूं तो शो कर पाओगे। ये इंड्यूस्ड करंट है, ये प्रेरित धारा की दिशा है। यहां देखो अब क्वेश्चन मान लो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, मैं इसको V वेग से इसके पास ला रहा हूं और ये रेस्ट में है, और आपसे पूछा है कि यहां हमने इस भुजा में लगा रखा है एक संधारित्र, तो इस संधारित्र की A और B में से कौन सी प्लेट है वो धनावेशित, कौन सी होगी ऋणावेशित। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझ लें आप। तो अगर मैं इसको V वेग से पास ला रहा हूं तो पास आने का विरोध किससे होगा बेटा जी, प्रतिकर्षण से होगा ना। अब प्रतिकर्षण से होगा तो जिस पोल को पास ला रहे हो तो S है, इसका मतलब S के पास तो S ही बनेगा, तो S के पास S बन गया, तो यहां कौन सा N बन गया। तो धारा की दिशा तो अगर मान लो इसमें ऑब्जर्वर को मैं यहां बैठा देता हूं तो उस केस में धारा की दिशा तो आपको मालूम है, ये तो इसके लिए कौन सी आई, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो धारा की दिशा यहां पे कैसे आएगी भाई, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो बक्से बंद हो गया भाई, तो ये मान लो, तो इसके लिए धारा किस प्रकार की दिख रही है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज तो धारा कैसे होगी, इसके लिए यूं, आप केवल धारा की दिशा देख लो बस, ऐसे घुमाते रहो, ऐसे तो घुमाते रहो तो आप ऊपर वाले तार में धारा नीचे है और नीचे वाले धारा ऊपर, ऐसे तो धारा इस वाले में कैसा यूं फ्लो करेगी ना, और यहां धारा ऐसे आएगी। अब यहां से समझना, धारा इससे जो बाहर निकल रही है, धारा इसमें प्रवेश कर रही है, तब धारा इस तरह से यहां से इस तरफ जा रही है। इंड्यूस्ड करंट जब इस तरफ फ्लो हो रही है, इंड्यूस्ड करंट जब इससे इस तरफ फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये प्लस है ये माइनस है, तभी तो फ्लो हो रही है। एक बात तो ये है कि धारा की दिशा में जो कैपेसिटर आप देखो, धारा किस तरफ फ्लो करती है, हाई वोल्टेज से लो की तरफ। इसका मतलब इसका बी सिरा प्लस वोल्टेज पे और एक ऐसा माइनस पर है। या फिर आप एक बात और सोचें कि जब इसको V वेग से पास लाए तो ये S और ये N बन गया, और N के आधार पे हमने यहां बैठ करके धारा की दिशा मेंशन कर ली, धारा ऐसे आ गई, ठीक है। जब धारा इस तरफ फ्लो कर रही है, एक मिनट, धारा अगर ये S पोल है ये N पोल है, तो S पोल और N पोल होने पे इसके लिए नॉर्थ पोल तो कौन सा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके एंटी क्लॉकवाइज होने पे धारा किस प्रकार की होगी, यूं, तो नीचे वाली धारा ऊपर की तरफ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। धारा इस तरह से आएगी, धारा इस तरह से आई तो धारा जब इस तरफ फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे, तो देखो वापिस ये ए इसका बी पॉइंट है, ये बी, तो वापिस नए सिरे से इसको फिर समझे भाई। यहां थोड़ी सी शुरू में अपन ने गड़बड़ी कर ली, वापिस इसको ढंग समझेंगे। ये एन पोल बन गया, एस पोल बन गया, यहां तो कोई इश्यू नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज धारा में यहां तो कोई इश्यू नहीं है, धारा इसमें निश्चित रूप से ऐसे फ्लो करेगी, ठीक बात है, ऐसे धारा फ्लो करेगी। तो ऐसे धारा फ्लो करने पर अब हम इसमें सोचेंगे, तो धारा बी से ए जा रही है नहीं, यूं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें ऐसे आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से निकलेंगे और यहां इकट्ठे होंगे, तो यहां तो कैसे हुआ आवेश माइनस का, यहां कैसा आ गया प्लस का। धारा ऐसे फ्लो कर रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स तो यूं आएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स जब यूं आएंगे तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ठीक बात है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ऐसा अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। देखो सी एग्जांपल, देखो सी में आपको दे रखा है इस तरह से एक लूप, और यहां दे रखा है कैपेसिटर एक, और इसमें इस तरह से अपन ने बी है वो आरोपित कर रखा है। देखो
ये कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट है, इसको मैं P कह रहा हूं, ये प्लेट है Q। क्वेश्चन कह रहा है B को समय के साथ बढ़ाया जाए तो लूप में प्रेरित धारा और A की ध्रुवता, तो इसमें धारा किस प्रकार से फ्लो होगी और P जो है इस P की पोलैरिटी किस प्रकार से वो अपने को बतानी है। देखो क्वेश्चन क्या था, B को समय के साथ घटाते हैं तो धारा I है, I की दिशा ये ज्ञात करनी है। दूसरी बात, आपको जो प्लेट P है इस P की पोलैरिटी यानी ध्रुवता, ये दो काम हमको बताने हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो B तो कम हो रहा है ना, B कम हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्लस कौन सा कम हो रहा है वो आप बात पकड़ो, फ्लक्स तो नीचे है ना तल के लंबवत। इसका मतलब देखो कि क्रॉस वाला फाई घट रहा है तो प्रेरित धारा क्रॉस वाली होगी। क्रॉस वाली का मतलब क्रॉस वाली धारा होगी, और क्रॉस वाली का मतलब क्या हुआ कि क्लॉकवाइज, तो धारा तो यूं फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज धारा तो यूं फ्लो करेगी भाई। अब क्लॉकवाइज धारा अगर यूं फ्लो करेगी तो धारा की इस तरफ फ्लो करवाने के लिए, धारा जब इस तरह से फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स तो यूं आएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स यहां इस तरफ आएंगे, तो ये जो दिशा है वो किसकी, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की। इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेंगे यहां आ रहे हैं तो ये तो हो गया प्लस और ये हो गया आपका माइनस। फॉलो? तो इसमें A और B को अगर चेक करेंगे तो A और B में इंड्यूस्ड करंट की दिशा आपको मिल जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल अपने यहां एकदम शानदार तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन कर लिया है। अब फिर एक बार रुक जाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में गिने जाते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से समझनी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके इससे आ रहे हैं। तो दो क्वेश्चन मैंने लिए थे कैपेसिटर वाले, एक ये है और एक वे वाला है, और ये रखा कागज के तल में है। तो मैंने कहा था इसको तो हमको फ्लक्स बढ़ता घटता है उस वजह से समझना पड़ेगा, और यहां कुंडली तल के लंबवत रखा है तो इजीली ये आपका अट्रैक्शन रिपल्सन से समझ में आ जाता है। अच्छा, अब एक काम और हम करेंगे इसमें, क्या कि ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के आधार पे देख लिया, एक चीज और बड़ी कॉमन ले लो। देखो यहां ये धारा की दिशा थी, देखो नॉर्थ के अनुसार धारा ऐसे फ्लो कर रही, धारा की इस तरफ फ्लो करवाने के लिए, धारा के यहां से इस तरफ आने के लिए जो सेल बनेगा काल्पनिक, देखो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी जो ध्रुवता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की ध्रुवता को अगर मैं सेल से रिप्रेजेंट कर दूं, काल्पनिक सेल से, तो धारा की इस तरफ फ्लो करवाने के लिए ये प्लस माइनस बनाना। अब जो इस काल्पनिक सेल के प्लस से जो प्लेट जुड़ी हुई है वो तो प्लस प्लेट पॉजिटिव यानी हाई वोल्टेज पे होगी, और जो इसके नेगेटिव जुड़ी होगी वो कैसे होगी, नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाएगी। बात समझे ना? तो इसलिए जो धारा इंड्यूस होती है पहले दिशा निकाल लो, और उस तरह की धारा को फ्लो करवाने के लिए किस प्रकार का काल्पनिक सेल बनेगा, ईएमएफ किस प्रकार से इंड्यूस होगा, उसको सेल से शो कर दो, और सेल से शो करने के बाद निश्चित रूप से आप आंसर सही निकाल पाओगे। या फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जहां से निकलते हैं वहां तो कमी आ जाएगी तो पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा, और जहां इकट्ठे हो जाएंगे, जहां इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी वहां पे क्या जाएगा, वहां आपका नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। ऐसे यहां देखो, यहां हम लोगों ने कहा था कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो कौन सी है, क्लॉकवाइज है। तो इंड्यूस्ड करंट ये थी ना, तो इंड्यूस्ड करंट अगर ये रेड वाली अगर है, अगर इलेक्ट्रिक करंट इस तरह फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रिक करंट इस तरह की फ्लो करवाने के लिए जो काल्पनिक सेल बनेगा वो तो देखो यूं बनाना, ये प्लस और माइनस। अब देख लो जो प्लस प्लेट्स जुड़ा हुआ है वो प्लस पे है और माइनस वाला माइनस पे है, तो ये भी आप आराम से इसमें काम में ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब इसमें एक दो एग्जांपल देखो और देखते हैं। हाँ जी, इसमें जैसे मान लो अभी अपन जो एग्जांपल देख रहे थे, एग्जांपल सी के बाद अपन लेते हैं डी एग्जांपल डी, और उसमें क्वेश्चन ये है कि
ये आपको दे रखा है क्रॉस का बी दे रखा है ना पूरे भाग में, और ये मान लो अपने पास कोई एक वर्गाकार लूप है। क्या है? वर्गाकार लूप। और अचानक क्या किया, इसको अपन ने स्क्वायर में बदल दिया, यानी वर्त में बदल दिया इसको। या फिर इसका उल्टा कि वर्त हो ये या त्रिभुज, सॉरी वर्त हो और इसको अपन ने त्रिभुज में बदल लिया मान लो। तो क्वेश्चन क्या है, कोई वर्गाकार लूप था उसको अचानक वर्त में बदल लिया और क्रॉस पहले से क्रॉस वाला पूरा फील्ड इस पूरे भाग में था, यहां वर्त के रूप में था, आपने इसको त्रिभुज में बदल लिया। तो एक बात बहुत कॉमन होती है कि नियत लंबाई, यानी अपने पास कोई तार का एक टुकड़ा है, उस तार के टुकड़े से पहले बनाया अपने वर्गाकार लूप बना दिया, उसी से बना रहे हैं ये वाला। इसका मतलब तार की लंबाई यानी तार का परिमाप तो निश्चित है। तो नियत परिमाप से जब अपन अनेक प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, समबहुभुज बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होगी उसमें वर्त का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। यानी यदि इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो एरिया तो A1 से A2 की प्रक्रिया में A2 तो बड़ा मैक्सिमम है। तो जैसे अपन वर्गाकार लूप को वर्त बदलते हैं तो इसका तो एरिया बढ़ गया ना। जब एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। बस अब कोई इश्यू नहीं है। देखो अब इसमें चाहे क्वेश्चन ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इसमें वर्त से अपन बना रहे हैं, वर्त त्रिभुज बना रहे हैं, तो इसका तो एरिया मैक्सिमम है, इसका तो कम हो गया ना। तो अगर इसका एरिया मैं A1 लेता हूं, इसका A2 करता हूं, तो जिस प्रकार से एरिया में बदलाव आता है, यानी A1 से यहां पर पहले वाले केस में A2 बड़ा है, दूसरे वाले केस में A1 बड़ा है, A2 छोटा है। तो ध्यान दो, इसमें एरिया में क्या वृद्धि हो रही है और इसमें एरिया में क्या हो रही है, कमी आ रही है। जब एरिया बढ़ रहा है तो आपको मालूम है फ्लक्स फाई जो होता है वो कितना BA cos थीटा होता है, BA cos थीटा होता है। और ध्यान दो यहाँ B नीचे तरफ है, इसका एरिया ऊपर लेंगे तो या तो कोण 0 डिग्री का या 180 डिग्री का है, और cos 0 या cos 180 में फ्लक्स समता होती है, 90 होने में फ्लक्स समता नहीं होती, वहां तो अपन EMF 0 कर देते। यहाँ फाई कितना मेरे पास है, BA cos थीटा है। अब एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा। बस अब क्या करता है, जब बढ़ता हो ना तो ध्यान दो कि क्रॉस वाला फ्लक्स बढ़ता है, तो बढ़ता है तो बढ़ने मत दो, घटाओ उसको। उस केस में क्रॉस वाला बढ़ रहा है तो इसका उल्टा करो, तो डॉट वाली धारा उत्पन्न होगी। डॉट वाली का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज धारा उत्पन्न होगी। और एंटी क्लॉकवाइज किस में होगी, इसको जैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज धारा इसमें उत्पन्न हो जाएगी। इसमें देखो यहाँ एरिया अधिक था, ये कम हो गया ना। जब एरिया कम हो गया तो इसका मतलब फ्लक्स भी कम हो गया। तो फ्लक्स कम हो गया तो ध्यान दो कौन सा फ्लक्स कम हुआ है, क्रॉस वाला फ्लक्स। जब क्रॉस वाला फ्लक्स फाई कम होता है तो क्रॉस वाली धारा ही उत्पन्न होगी। क्रॉस का मतलब हो गया क्लॉकवाइज आ गया, तो क्लॉकवाइज का मतलब धारा कैसे फ्लो करेगी, यूं येलो क्लॉकवाइज धारा इसमें इंड्यूस हो जाएगी। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन अपन और देखें यहां पर। इसको उड़ा दे भाई। तो अपने जो मॉड्यूल है उसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है फर्स्ट शायद ये भी देख लेते हैं मॉड्यूल के अंदर। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। ये कह रहा है कि चित्रानुसार एक कुंडली को 10 टेस्ला पर सेकंड के घटते हुए, ध्यान देना 10 टेस्ला प्रति सेकंड का मतलब dB/dt, घटते हुए माइनस ये है 10 टेस्ला प्रति सेकंड। ये आपको दे दिया चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर दे दी है, जहां स्रोत का EMF 30 वोल्ट है। जहां स्रोत का EMF जो दे रखा है आपको डायग्राम देखो ऐसे, स्रोत का EMF है ये 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। अब कह रहा है कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा है उसका परिमाण कितना है।
ये माइनस और ये प्लस। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या था हमारे पास कि बी आपको दे रखा है 10 टेस्ला पर सेकंड, ये आपका ईएमएफ दे रखा है, बी को अपन घटा रहे हैं। साथ में देखो इसका दे रखा है अपने को एरिया, ए है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और साथ में इसका दे रखा है रेजिस्टेंस कॉइल का, R इज इक्वल टू 5 ओम, R इक्वल टू 5 ओम। और ध्यान से इसमें देखें, डॉट वाला इसमें दे रखा है अपने को बी, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसमें अपने कुछ नहीं चाहिए, देखो डॉट वाला बी यानी चुंबकीय क्षेत्र इसमें कैसे तल के लंबवत बाहर की तरफ है। अब तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा और अपन क्या करें, इससे बी को कम कर रहे हैं। तो बात सीधी सी इसमें यह है कि जब डॉट वाला बी हम लोग कम कर रहे हैं तो कम करने पर आपको मैंने सिखाया था कि डॉट कम कर रहे हैं तो डॉट वाली धारा उत्पन्न होगी। ये तो करेंगे ना, कम होने पे तो डॉट का डॉट ही होता है और बढ़ाने पर क्या होता है, क्रॉस का क्रॉस बनता है। तो डॉट वाला जब इसमें फ्लक्स कम हो रहा है या बी कम हो रहा है तो डॉट वाली धारा ही उत्पन्न हो जाएगी। अब बताओ डॉट का मतलब कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें धारा आप इंड्यूस करोगे तो देखो धारा इसमें फ्लो होगी आपकी यूं। अब यदि धारा इस प्रकार से फ्लो कर रही है तो आप इस तरह धारा को फ्लो करवाने के लिए आप सोचो कि हमें ईएमएफ किस प्रकार से शो करना पड़ेगा। तो ईएमएफ तो देखो यूं आना, ये देखो धारा इस तरह से फ्लो करवानी है तो ये लो। अब इसका जो ईएमएफ है उसकी नेचर आपको देखनी हो तो माइनस और प्लस आ गया, देखो माइनस और प्लस। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये माइनस ये प्लस और ये आपका ईएमएफ। और चेक करो ईएमएफ हमारे पास ओनली परिमाण ज्ञात करना है। जब हमने इसकी ध्रुवता डिसाइड कर दी है, ध्रुवता की डिसाइड करने के बाद आपको इसमें केवल ई दिखाना था। तो ई क्या था, देखो माइनस का। अब ओनली परिमाण की बात आती है, छोड़ो उसको, आप सिंपल आपको निकालना है डी फाई बाई डी टी। तो बी तो है आपका वेरिएबल, कोई इश्यू नहीं। ए आपका है कांस्टेंट, तो कर दो ए इंटू डी बी बाई डी टी। तो बोलो ए कितना है 2, डी बाई डी टी कितनी मेरे पास है 10। ध्रुवता ज्ञात कर चुके हैं इसलिए ओनली परिमाण निकालना है। 10 इंटू 2 कितना देखो गया 20 वोल्ट। अभी 20 वोल्ट आया ना, तो मुझे बताओ अब इसमें ये माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। ध्यान दें इसकी जो पोलरिटी है इसके अनुसार धारा इस तरफ फ्लो करनी चाहिए, इसकी इस तरफ फ्लो करनी चाहिए। दोनों यहाँ पे सपोर्टिंग मोड में है कि अपोजिंग मोड में है, दोनों अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं तो नेट वोल्टेज क्या आएगा, मोर माइनस लेस, 30 माइनस 20 कर दो तो 10 वोल्ट आ गया ना। 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना 5, धारा कितनी फ्लो होगी, धारा यहाँ जो आई फ्लो होगी इंड्यूस करंट वो अपन लेंगे यहाँ पे। देखो नेट ई आपका बड़ा है, माइनस का ई अपॉन कितना कैपिटल आर। तो ये तो 30 माइनस का 20 अपॉन आर यानी 5, तो 10/5 तो 2 एम्पियर धारा इसमें फ्लो जाएगी। समझे ना। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन वो कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो अब इस लेक्चर को अपन समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।